नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं आपके सामने कक्षा 11 की केमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी या फिर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। दोस्तों इसके पहले की पार्ट 1 वीडियो गई हुई है, उसमें हम लोग इसके पहले के 10 पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग डिस्कस किए हैं। उसका लेक्चर वीडियो आपके सामने गया होगा। आप नहीं अगर पाए हैं वीडियो अभी तक तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे 11 से लेकर 20 तक के जो पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में हम लोग समझेंगे विथ एग्जाम्पल, क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरह की वीडियो आपको आगे भी पाना है। इस पर कक्षा 11 के लगभग एक लेसन से वीडियो बनाई जा रही है, उसको आप जरूर देखिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों इसमें देखिए हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं आज। क्षार धातुएं क्या होती हैं, आवर्त सारणी में किन किन तत्वों को आप क्षार धातु कह सकते हैं, या क्षार धातुओं को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, पहली क्षार धातु कौन है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए आगे क्या करेंगे, क्षारीय मृदा धातुएं किसे कहते हैं वो भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हैलोजन परिवार के तत्व क्या होते हैं, कौन कौन से तत्व हैलोजन कहलाते हैं, हैलोजन तत्व कहाँ पाए जाते हैं, क्यों इनको हैलोजन कहते हैं, सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए निकोजन क्या होता है, कैल्कोजन क्या होता है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, किनको कहते हैं संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व कहाँ रखे गए हैं आवर्त सारणी में, किसे कहते हैं, सारी बातें होंगी। देखिए यह ब्लॉक के तत्व कहाँ रखे गए हैं आवर्त सारणी में, तो एकदम नीचे की तरफ रखे गए हैं, आपको मालूम है। और यह ब्लॉक के तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, एक लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व या फिर उनको लैंथेनाइड्स कहते हैं, दूसरा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व या फिर उनको एक्टिनाइड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग मैजिक संख्याएं। मैजिक संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है आपसे, तो हम सारी बातें इसमें करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्षार धातुएं किसे कहते हैं आप, क्षार धातुएं इनको इंग्लिश में कहते हैं एल्कली मेटल्स। तो देखिए सबसे पहले जब आप आवर्त सारणी पढ़ते हैं ना, आप कौन सी आवर्त सारणी पढ़ते हैं, तो प्रवर्धित आवर्त सारणी। आपको कितने आवर्त सारणी आज तक दिखाई गई या बताई गई है या फिर पढ़ाई गई है किताबों में, तो आपको 3 तरह के आवर्त सारणी बताए गए हैं। जैसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम, मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी, तो वो मेंडलीव ने बनाया था 1869 या फिर 1859 ईस्वी में। देखिए दूसरे नंबर पर मोजले आए थे, तो परमाणु क्रमांक खोजे थे 1913 ईस्वी में, और उनका एक नियम आया था जिसमें बताया गया कि तत्व का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु भार। तो वो मैं पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बताया हूँ। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव की आवर्त सारणी को मोजले ने संशोधित कर दिया। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का नाम बदल कर क्या हो गया, मेंडलीव की आधुनिक या फिर संशोधित आवर्त सारणी। फिर उसके बाद उनकी भी आवर्त सारणी को थोड़ा परिवर्तित किया गया, तो बाद में आ गया प्रवर्धित आवर्त सारणी या फिर दीर्घाकार आवर्त सारणी, जो कि आज हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम उसी के आधार पर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे या फिर समझाएंगे आपको। ठीक है, देखिए क्षार धातुएं किसे कहते हैं। जब आप उस आवर्त सारणी को बनाएंगे ना, प्रवर्धित आवर्त सारणी को, तो सबसे पहले आपको मिलेगा, देखिए एक ग्रुप मिलेगा। देखिए जो प्रवर्धित आवर्त सारणी ना, उसमें अगर आपसे कोई पूछे कितने वर्ग हैं, ग्रुप हैं, तो 18 बोलेंगे, 18 ग्रुप हैं। ठीक है, और अगर कितने बाएं से दाएं की ओर कॉलम है या फिर क्षैतिज कॉलम है या फिर आवर्त हैं, तो बोलेंगे 7। ठीक है, तो देखिए उसमें से जो सबसे पहला है ना, उसमें उसको हम लोग बनाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में हम लोग इसको निकाल लिए, आवर्त सारणी से बाहर खींच लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए यहाँ पर कौन रखा गया है, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर कौन है, सोडियम, ठीक है, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। ये आपका सबसे पहला वर्ग है। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट ए वर्ग के तत्व भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले स्थान पे कौन रखा गया है, हाइड्रोजन रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए लिथियम है, ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया, ये चौथा आवर्त है, ये 5वां आवर्त है, ये 6वां आवर्त है, ये 7वां आवर्त है। ठीक है, तो देखिए इस में से हम लोग हाइड्रोजन को हटा देते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, बाकी ये जो है ना, ये सभी धातुएं हैं। मतलब पहली क्षार धातु कौन है, पहली क्षार धातु कौन है, तो कौन है भाई, आप कहेंगे लिथियम है। ठीक है, और मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो हाइड्रोजन है ना, H फॉर हाइड्रोजन होता है और H फॉर हल्की गैस होता है। मतलब दुनिया में सबसे हल्की गैस कौन है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाई जाती है, तो आप बोल सकते हैं अंतरिक्ष में पाई जाती है, या फिर सबसे ऊपर पाई जाती है, मतलब सूर्य पर पाई जाती है। आप कह सकते हैं कि सबसे हल्की और सबसे गर्म गैस कौन है, तो आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य
सूर्य गैस का गोला है कि नहीं, तो आप बोलेंगे वो गैस का गोला है। और उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है, सबसे हल्की गैस है कौन, हाइड्रोजन, याद रखिएगा। और जो लिथियम है ना, Li इसको लिखा गया है, Li है, लिथियम है। लिथियम कहाँ मिलेगी, तो आपके फ़ोन के बैटरी में मिलेगी। आपके फ़ोन की बैटरी ना लिथियम से ही बनती है। ठीक है, और ये प्रबल अपचायक है। जब आगे आप ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सबसे प्रबल अपचायक धातु कौन है, तो लिथियम है। और लिथियम Li से दिखाई जाती है, मतलब Li से लाइटेस्ट भी होता है। लाइट में हल्का, लाइटेस्ट में सबसे हल्का, मतलब आप समझ सकते हैं कि लिथियम दुनिया में उपस्थित सबसे हल्की धातु भी होती है, याद रखना आपको। ठीक है, और देखिए अगर आपसे पूछा जाए क्षारीय धातुओं में सबसे पहली क्षार धातु कौन है, तो लिथियम है, क्योंकि ये तो गैस है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, लिथियम से, तो ये आपकी सबसे पहली क्षारीय धातु है। देखिए सोडियम, इसका जो ओरिजिनल नाम है ना, इसका ओरिजिनल नाम होता है नेट्रियम, नेट्रियम। ठीक है, नेट्रियम कहते हैं। इसका जो लैटिन नाम या फिर ओरिजिनल नाम है वो नेट्रियम है। आपको मालूम नहीं था, मालूम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं मालूम है ना, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो नेट्रियम इसका आप ओरिजिनल नाम जानिए। वास्तविक नाम इसका क्या है, लैटिन नाम क्या है, तो नेट्रियम है। इसको कहते क्या है, सोडियम। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। किसको, सोडियम को। नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना के उड़ जाएगी। ठीक है, ये देखिए इसका ओरिजिनल नाम, इसको कहते हैं पोटेशियम, इसको कहते हैं सोडियम, इसको कहते हैं पोटेशियम। इसका लैटिन नाम या ओरिजिनल नाम होता है कालियम। ठीक है, और के फॉर केक भी होता है। केक से, केक की तरह ही यह मुलायम धातु होती है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, ये देखिए रूबीडियम है। ठीक है, रूबीडियम है, इसका पूरा नाम रूबीडियम वही नाम है। ये देखिए सीजियम है, ये देखिए क्या है, फ्रांसियम है। ठीक है, तो ये सभी क्षार धातुएं हैं। ठीक है, आप कैसे कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए क्षारीय धातु किसे कहते हैं, तो जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना 1s2 2s2 करके, तो इनके लास्ट में क्या आ जाएगा, 1s2 आएगा, 1s1 आएगा। यहाँ पे 1 आएगा। जब इसका आप करेंगे तो 1s1 आएगा, इनका करेंगे तो 2s1 आएगा, इनका करेंगे तो 3s1 आएगा, इनका करेंगे 4s1 आएगा, इस तरह। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ की संख्या बदल रही है, कभी 1 है, कभी 2, कभी 3 है। तो हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में उपस्थित वे सभी तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर लास्ट में या अंत में क्या आ जाए, NS1 आ जाए। n का मान क्या है, 1 2 3 4 बदले, मतलब अगर NS1 लास्ट में आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते वक्त, तो हम इन सभी तत्वों को या उन सभी तत्वों को जिनके अंत में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इतना आता है, तो उन सभी तत्वों को हम निकालेंगे और कहेंगे वही क्या है, क्षार धातुएं हैं। कोड याद करना है आपको, तो याद कर लीजिए, हाली ना करब रब से फरियाद। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है, ये सभी धातुएं जो हैं क्या है, वो क्या है, क्षार धातुएं हैं। अगर पूछा जाए कि इनको क्षार धातुएं क्यों कहते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो आप कहेंगे क्योंकि इनका जो जलीय विलयन होता है ना, सबसे पहली बात देखिए, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, और जब इनके ऑक्साइड को जल में डाला जाता है तो वो जल में घुलकर वे क्या बनाती हैं, क्षारीय विलयन बनाती हैं। इसलिए इन सभी धातुओं को क्या कहेंगे हम, क्षारीय धातुएं। क्यों कहते हैं, फिर से सुनिए, क्योंकि ये सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और इनके ऑक्साइडों का जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, क्षारीय धातुएं। पहली क्षारीय धातु कौन है, लिथियम है। सबसे हल्की क्षारीय धातु कौन है, लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन है दुनिया में, तो लिथियम है। ठीक है, चलिए क्षारीय मृदा धातुएं देखिए उसी तरह से। देखिए इनके जस्ट बगल में, जब यहाँ से आप दूसरा वाला, मतलब ये फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ए है, उसी तरह से अगर सेकंड ग्रुप या फिर दूसरा ग्रुप बनाएंगे या सेकंड ए बनाएंगे, ठीक है, ग्रुप, तो उसमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए मिलेगा क्या, 1 2 3 4 5 6 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। मतलब इसको कोड से हम लोग याद करते हैं क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम का कोड क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहली क्षारीय मृदा धातु कौन है, बेरिलियम है। ठीक है, इनको क्षारीय मृदा धातु में क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती हैं, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, और इनके ऑक्साइड प्रायः कहाँ मिलते हैं, मृदा में मिलते हैं, और जब इनके ऑक्साइडों को जल में डाला जाता है तो ये भी जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे पेपर में डायरेक्ट कि बताइए क्षारीय मृदा धातुएं किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि वे सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होते हैं,
NS2 होते हैं, जहाँ N का मान 1 2 3 4 बदलता रहेगा, लेकिन एक नहीं होगा, एक नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे लास्ट में तो 1s2 नहीं आएगा, 1s2 नहीं आएगा, 2s2 आएगा। ठीक है, तो इनका मान 1 नहीं होगा, 2 से लेके कहाँ तक होगा, 7 तक हो सकता है। ठीक है, तो NS2 जिनके भी लास्ट में आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट में, उन सभी तत्वों को हम क्या कहेंगे, क्षारीय मृदा धातुएं। तो फिर से सुनिए फटाफट, आप चाहे तो नोट बना के लिख भी सकते हैं। आवर्त सारणी में उपस्थित वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 आता है, वे सभी तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं, जैसे कि कॉमा कॉमा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हैलोजन परिवार के तत्व देखिए। हैलोजन का मतलब होता है हैलो मतलब होता है साल्ट, ठीक है, नमक या लवण। और जेन मतलब होता है जेनेसिस मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, मतलब बनाने वाला। तो लवण बनाने वाला मतलब नमक बनाने वाले, मतलब कि आवर्त सारणी में उपस्थित वे सभी तत्व जो समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र की घासों में पाए जाते हैं और उनकी वजह से लवण बनता है, या जो तत्व समुद्र में पाए जाते हैं और लवण बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व कहते हैं। आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ये सभी तत्व क्या हैं, हैलोजन हैं। और अगर आपको कहीं भी इन तत्वों को दिखाना है तो इन तत्वों को केवल यक्ष से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप कहीं भी अगर यक्ष लिखे हैं कैपिटल में, तो उसका मतलब हो जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, कुछ भी हो सकता है। अगर फ्लोरीन रखेंगे तो यक्स की वैल्यू फ्लोरीन हो जाएगी, मतलब यक्स की जगह पे फ्लोरीन रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इन सभी को एक साथ दिखाना तो आप यक्स से दिखा सकते हैं। ठीक है, हैलोजन तत्वों को हैलोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे तत्व हैं जो लवण का निर्माण करते हैं और प्रायः समुद्र में पाए जाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि समुद्र में वो कौन सी घासें हैं जिनमें ये तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए, एक लैमिनेरिया डिजिटाटा होती है, दूसरी लैमिनेरिया स्टेनोफिला नाम की घासें होती हैं, उन्हीं में ये हैलोजन तत्व बड़े ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कौन होती हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें एकदम लास्ट में आवर्त सारणी की एकदम दाहिनी तरफ एक ग्रुप होता है, उसमें होता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान। ये सभी जो तत्व हैं इसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ पाए जाते हैं एक अलग वर्ग में, मतलब कि 18वें वर्ग में। उन्हीं तत्वों को हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैसें कहते हैं या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। और ये सामान्य ताप दाब पर गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए इनको उत्कृष्ट गैस कहते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इनको उत्कृष्ट कहने के पीछे क्या कारण है, तो आप कह सकते हैं कि इन सभी तत्वों के बाहरी कोश का अष्टक पूरा होता है, मतलब इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश के अष्टक पूरे होते हैं और ये सामान्य ताप दाब पर गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं अक्रिय गैसें या फिर उत्कृष्ट गैसें। और अगर कोई पूछे कि इनको अक्रिय क्यों कहते हैं, मतलब कि ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं क्या, अभिक्रिया नहीं करते हैं क्या, तो हाँ सही बात है, ये तत्व किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा होता है, हीलियम को छोड़कर। इनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सबके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनका 2 पूरा है, 2 बाहरी कोश में है, इसलिए भी इनका अष्टक पूरा माना जाता है। ठीक है, तो चलिए, इनका अष्टक पूरा होने के कारण ये किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इनको अक्रिय कहते हैं। और इनको उत्कृष्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अष्टक पूरे होते हैं, इनको छोड़कर बाकी किसी भी तत्व का अष्टक पूरा नहीं होता है, इसलिए उनको उत्कृष्ट नहीं कहते हैं, इनको उत्कृष्ट कहते हैं। और अभिक्रिया क्यों होती है, क्योंकि जिन तत्वों के अष्टक पूरे नहीं होते वो अपने अष्टक पूरा करने के लिए अभिक्रिया करते हैं, और इसीलिए केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। चलिए, निकोजन परिवार के तत्व किसे कहते हैं, तो देखिए इसी तरह से आपको मिल जाएगा। एक नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी बिके या भिखारी कह सकते हैं। आप समझने के लिए सिर्फ इस बात को कोई सीरियसली नहीं लेगा, ये सिर्फ आपको कोड बताया जा रहा है याद करने के लिए। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी बिक गए सब। ठीक है, या कुछ भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो इन सभी तत्वों को क्या कहते हैं, निकोजन। याद रखना है आपको, पी साइलेंट होता है, निकोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिख नहीं रहा होगा तो सुन लीजिए। देखिए कैल्कोजन परिवार के तत्व किसे कहते हैं, तो देखिए आससेटिपो, ये पी ब्लॉक में है और इनको 16वें वर्ग में रखा गया है। इन हैलोजनों को 17वें वर्ग में रखा गया है, इन नाइट्रोजन को 15वें वर्ग में रखा गया। आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कैल्कोजन कौन है,
या कैल्कोजन तत्व कौन है। ठीक है, देखिए ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुविकल्पी जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना घुमा घुमा के, तब आप उलझ जाते हैं और सही आंसर नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से निकोजन परिवार का तत्व कौन है, तो बस यही इन्हीं में से जो आपको दिखेगा ऑप्शन में वही सही होगा। अगर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कैल्कोजन परिवार के तत्व कौन है, तो इनके अलावा और किसी को आप टिक नहीं करेंगे। ठीक है, केवल यही वो तत्व हैं आज के ज़माने में 120 तत्व ज्ञात हैं। ठीक है, 120 में से केवल यही ये तत्व हैं जो क्या कहलाते हैं, कैल्कोजन। यही ये तत्व हैं उनमें से जिनको निकोजन कहते हैं, यही वो तत्व हैं जिनको हैलोजन कहते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको याद करते चलना है। ठीक है, अलग कापी पे हो सके तो आप लिख लीजिए, और क्योंकि ये जब पूछे जाएंगे पेपर में तो आपको रिवीजन करके जाना होता है। ठीक है, और आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखिए, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं भैया। देखिए, संक्रमण तत्व वे सभी तत्व होते हैं आवर्त सारणी में जिनको डी ब्लॉक के अंदर रखा गया है। ठीक है, डी ब्लॉक के सभी तत्व जो होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के गुणों से कुछ मैच होते हैं। इनके गुण मतलब डी ब्लॉक के तत्वों के गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों से कुछ मिलते जुलते हैं, और इनको एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। तो जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं ना, उन सभी को हम क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व। और उसी डी ब्लॉक में से कुछ तत्वों को निकाल कर एफ ब्लॉक में सबसे नीचे रखा गया है। तो जिन तत्वों को एफ ब्लॉक में सबसे नीचे रखा गया है आवर्त सारणी में, उन तत्वों को हम क्या कहेंगे, आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक क्यों जुड़ जाता है या अंतः क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि ऐसे संक्रमण तत्व हैं जिनको संक्रमण तत्वों के अंदर से निकाला गया है। मतलब वे तत्व पहले कहाँ थे, डी ब्लॉक में थे, लेकिन बाद में उनको निकाल के एफ ब्लॉक में रख दिया गया, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। देखिए, आवर्त सारणी में उपस्थित वे सभी तत्व जिनके बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ होता है, मतलब एफ नहीं होता, डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं आप। देखिए n-1 डी 1 से लेके 10 और n-2 एफ 1 से लेके 14, आप कह सकते हैं कि वे सभी तत्व जिनके बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, उन्हें क्या कहते हैं आप, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब देखिए, जितने भी एफ ब्लॉक के तत्व है ना, एक पूरा लेसन है, एफ ब्लॉक के तत्व पूरा लेसन है, एक कक्षा 12 की केमिस्ट्री फर्स्ट में आपको मिलेगा लास्ट में, मैं उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी बस एक संकेत बस समझिए, एफ ब्लॉक के जो भी तत्व है ना, उनको 2 आवर्तों में बांटा गया है और 14 वर्गों में बांटा गया है। तो 2 आवर्तों में से जो पहला आवर्त होता है, एफ ब्लॉक का जो पहला आवर्त होता है, उसमें पहला तत्व होता है लैंथेनम, यले से दिखाते हैं, यले से। तो लैंथेनम से शुरू होने के कारण पूरे तत्व को, मतलब पूरे आवर्त के तत्व को क्या कहेंगे, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व या फिर लैंथेनाइड्स। और उसी तरह से एफ ब्लॉक का जो दूसरा आवर्त है ना, उसमें पहला तत्व एक्टिनियम है, एसी से दिखाते हैं, एसी एक्टिनियम, और इसीलिए उस पूरे आवर्त के तत्व को क्या कहेंगे, एक्टिनाइड्स या एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। ठीक है, चलिए मैजिक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, 2, 8, 8, 18, 18, 32। यही जो संख्याएं होती हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैजिक नंबर कहते हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है, जैसे देखिए, अगर आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम पर ये संख्याएं जोड़ देंगे ना, इनके परमाणु क्रमांक में अगर ये संख्याएं जोड़ देंगे तो इन सभी का परमाणु क्रमांक मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे देखिए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब के, अगर इस नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक में अगर आप ये संख्याएं जोड़ देते हैं तो पूरे नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक के परमाणु क्रमांक आपको मिल जाएंगे। ये मैं आपको जोड़कर दिखाऊंगा अगले वीडियो में। दोस्तों, हमारे इस चैप्टर से संबंधित सारे पार्ट के वीडियो को आप देखिए, जिससे आपका पूरा लेसन तैयार हो जाएगा और हमेशा दिमाग में रहेगा और एक अच्छे तरीके से रहेगा। ठीक है, आप भूल नहीं सकते हैं। देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम है ना, इसमें आप ऊपर वाले तत्व के परमाणु क्रमांक में अगर ये संख्याएं जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको मिल जाएंगे। और मैजिक नंबर इसको और क्यों कहते हैं, तो ये भी सुन लीजिए। आवर्त सारणी में जितने तत्व, जितने आवर्त हैं, कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं, तो 7 आवर्तों में से पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। ठीक है, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, चौथे आवर्त में 18 हैं, पांचवें में कितने हैं, 18 हैं, और छठवें में कितने हैं, 32 हैं। ठीक है, और 7वें में भी कितने हैं, 32 हैं। तो इसलिए भी इनको मैजिक नंबर कहा जाता है।
दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पूरी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए, आप अपना प्यार दुलार सब्सक्राइब के माध्यम से, लाइक के माध्यम से देते रहिए, तो मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।